हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना। और जैसे कि आज आप देख पा रहे हो, लाइक हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी। और यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनकी प्रैक्टिस हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि आज हमारा सेट 1 रहने वाला है, ठीक है। और अगर ये क्लासेस आप कंटिन्यूअसली लेते हैं, देखिए सजेशन तो मेरा यही रहेगा कि अगर आप सीटेट आपका क्लियर नहीं हो रहा है ना, आपने कई बार एग्जाम दिया हो या फिर आप फ्रेशर हैं, तो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए अपनी पढ़ाई की। तो हमेशा मेरा यही सजेशन रहता है कि भाई आप पीवाईक्यूज पे फोकस करें, एनसीईआरटीज पे फोकस करें ना। अगर आपने पीवाईक्यूज जितने भी ईयर के एग्जाम अभी तक हो चुके हैं ना, अभी रिसेंटली खैर जो हो रहे हैं वो आप उस पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, यानी कि कोरोना के बाद। बिकॉज पैटर्न चेंज हुआ है। 2018 में जो जिस तरीके का पैटर्न था, अभी वैसा पैटर्न नहीं रह गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का तरीका फॉर श्योर चेंज हो चुका है, तो इसलिए अभी आप 18 के बाद जो भी एग्जाम हुए हैं उस पे फोकस करेंगे और उन्हीं पे बेस्ड हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं ना। और क्वेश्चन जो होंगे आपके पीवाईक्यूज रहेंगे, सो चीजें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे चीजें, ताकि आपको समझ में आती जाए, ठीक है। और साथ में हमारी क्लासेस जैसे कि वीक में हम 3 डेज आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराएंगे और 3 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे देखिए रीजन असर्शन ना, ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं आपके एग्जाम में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, ठीक है। और अगर पूरे 30 क्वेश्चंस में देखा जाए ना, तो 30 क्वेश्चन में आपको लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको रीजन असर्शन वाले मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन क्या करते हैं, ये आपका टाइम इंक्रीज करते हैं। लाइक जो एक तो पेपर काफी लेंदी रहता है, जैसे कि दोनों लैंग्वेजेस में आपको पता ही है कि दो दो आपको पैराग्राफ सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। दोनों ही लैंग्वेज में आपको पैराग्राफ मिल जाते हैं, तो इस तरीके से पैराग्राफ तो हो ही गया। और बाकी चीजें मतलब जैसे कि यहाँ पे पेडागोजी होती है, तो काफी टाइम टेकिंग होता है ये सारी चीजें, ठीक है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीखिए और प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। पीवाईक्यूज हो गया, एनसीईआरटीज, इन सभी पे फोकस करेंगे। और आई थिंक कोचिंग या ट्यूशन की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब में भी अगर आप पढ़ते हैं ना तो आराम से क्लियर हो सकता है, अगर आप सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। और अभिकथन की बात करते हैं तो यहाँ पे आश्वासन क्या है कि विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बच्चे हैं और बच्चों के करिकुलम में, उनके पाठ्यक्रम में अगर आप जो भी उनका उनके आसपास की चीजें हैं, उनके कल्चर को इंक्लूड करते हैं, उनके वैल्यूज को इंक्लूड करके चलते हैं ना, तो वो उनको समझ में बेहतर आएगा और वो आपके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। रीजन क्या दे रहे हैं कि विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान कराना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो बिल्कुल सही बात है, जब आप बच्चों को उनके आसपास की चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके कल्चर के साथ जोड़ करके ही आप उनको पढ़ाते हैं ना, तो चीजें उनको बेहतर समझ में आती हैं और वो अच्छा आपके साथ कनेक्शन बना पाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके दोनों ही परफेक्ट है, ऑप्शन यहाँ पे सी के साथ चलेंगे, ठीक है। यानी कि असर्शन रीजन दोनों परफेक्ट है और आर को रीजन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं कि व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए अगर आप क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करते हैं, खैर ये 6 to 8 के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है जहां तक, ठीक है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ में कैसे हो जाएगा? जहां पे व्याख्यान की बात आती है ना, लेक्चर मेथड कभी भी आपका बेहतर नहीं माना जाएगा। और इस पे ये जो संरचनावादी विचारधारा के लोग थे, इनका तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना था। नेक्स्ट है प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होती है। बिल्कुल नहीं, अगर आप चीजों को बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उससे कोई आपकी इतनी इफेक्टिव लर्निंग नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे निष्क्रिय होकर के बच्चा सीखेगा तो वो वहां पर वो कैसे ही इफेक्टिव लर्निंग कर पाएगा ना। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है कि भाई शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, बच्चे जो है प्रॉपर एक्टिव रह करके ही अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका लास्ट बेहतर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? ठीक है, लर्निंग को कौन प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करता है? पहला है कि अधिगम सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होता है। बिल्कुल भाई, लर्निंग कैसा है? सामाजिक है।
छोटा सा बच्चा होता है, वो कैसे सीखता है? वो किताबें लेके तो नहीं बैठ जाता, ठीक है। लर्निंग का उसका सोर्स क्या होगा यहाँ पे? लर्निंग का सोर्स उसके पेरेंट्स होंगे, अभी यहाँ पे शुरुआत में उसके माता पिता हो जाते हैं, ठीक है। या फिर उसके आसपास जो भी रह रहा है ना, उसके भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे, ठीक है। या फिर जो भी उसके आसपास हैं वो उन्हीं के साथ सीखना शुरू करता है ना, कि शुरुआत से वो किताबें लेकर के बैठ जाता है। तो बिल्कुल लर्निंग जो है एक सामाजिक क्रिया के द्वारा संसाधित होता है, ऐसा मान के चल सकते हैं हम। अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। तो ये कहना गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि लर्निंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट है जिसको आपने ले लिया प्रॉपर, है ना, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर एक प्रोसेस होता है, जब आप धीरे धीरे शुरुआत से लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं ना, सीखना शुरू करते हैं, तो ये एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है, ठीक है। अधिगम शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है, बिल्कुल सही आपका ऑप्शन है, और ये भी सही होगा, ठीक है। चीजों को आप क्या करते हैं, अपने स्कीमा में जो भी कॉन्सेप्ट है उनको रखते चले जाते हैं और आपका ज्ञान कंस्ट्रक्ट होता चला जाता है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी बेहतर हो जाएगा, जो कि गलत पूछा गया था भाई, वो गलत है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास के क्रम में बच्चे जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले स्थूल पेशीय कौशल विकसित करते हैं, ठीक है। यह दर्शाता है कि विकास डैश है, यानी कि जो बच्चे होते हैं ना, उनमें ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले आ जाते हैं, अगर हम देखते हैं तो फाइन मोटर स्किल के कंपैरिजन में ना। अब ये ग्रॉस मोटर स्किल और जो क्या बोलते हैं फाइन मोटर स्किल्स है ना, ये आखिर है क्या? तो ये जान लेते हैं हम पहले। देखिए, ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, अगर आप उन्हें पेन पकड़ाइए, ठीक है, कोई बारीक चीज जो उन्हें अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करके पकड़ना चाहिए, लेकिन वो वहां पर क्या करते हैं, अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए पेन ही आपने उन्हें दिया ना, तो वो पूरे हाथ का इस्तेमाल करके ही पेन को होल्ड करते हैं शुरुआत में। यानी कि वहां पे वो अपनी पूरी, अब कोई चीज उठानी है उन्हें, तो वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करके उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ना कि सिर्फ हाथ से उठाते हैं। तो ये चीजें होती हैं कि बच्चे में पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स आती हैं, उसके बाद फाइन मोटर स्किल्स आते हैं, फिर धीरे धीरे वो सीखता है और पेन को पकड़ना सीख जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ पर है, लाइक किस चीज को इंडिकेट करती है? क्या ये लीनियर? बिल्कुल नहीं। देखिए, विकास कभी भी लीनियर नहीं होता है, स्पाइरल होता है। पहले तो ऑप्शन ये गलत हो जाता है। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या होता है भाई? तो देखिए, मैंने आपको डायरेक्शन बताया था ना, खैर पहले वो समझ लीजिए कि जो आपका विकास है, डेवलपमेंट के दो डायरेक्शन है, दो दिशाएं होती हैं। एक होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसे हम समीप दूराभिमुख कहते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है। और दूसरा होता है सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल, ठीक है। अब जैसे कि ये नाम से ही क्लियर है, सी से ना, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि विकास बच्चे का सर से पैर की तरफ होता है, सर से पैर की तरफ होता है, मतलब बच्चे के पहले हेड डेवलप होगा, उसके बाद फिर आगे विकास प्रोसीड होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्र से बाहर की तरफ होता है, यानी कि सेंट्रल टू पेरिफेरल, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। अब केंद्र से बाहर, जैसे कि ये एग्जाम्पल आपको मैंने दिया ना, कि बच्चे पहले क्या करते हैं, लाइक अपनी छोटी मसल्स का इस्तेमाल करना बाद में सीखते हैं, पहले बड़ी मसल्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं ना कि जैसे कि बच्चे का पहले बैकबोन डेवलप होता है ना, फिर धीरे धीरे कंधों की तरफ आते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हैंड्स उनके डेवलप होंगे, और उसके बाद फिर हाथ, उंगलियां, और ये सारी चीजें वो समझते सीखते हैं। तो ये हो जाता है ऑप्शन आपका यहाँ पे बी ही बेहतर हो जाएगा, समीप दूराभिमुख, ठीक है, यानी कि प्रॉक्सिमो डिस्टल कहेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन, समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? तो देखिए, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान, ये किसके एलिमेंट्स हैं भाई? ये बुद्धि के हैं ना, दिमाग के हैं, जिसे हम कॉग्निशन भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक विकास कह सकते हैं। जिसका बेहतर ये हुआ होगा, वो बढ़िया चिंतन कर सकता है, बढ़िया तर्क कर सकता है, ठीक है, और समस्या का समाधान भी प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। तो ऑप्शन हमें लास्ट दिख रहा है, जहां पे संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। भाई, अब मोरल डेवलपमेंट में तो ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होती है, उसमें आपकी मोरालिटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी जहाँ पे चिंतन, तर्क, समस्या समाधान की बात आती है, तो उसके लिए हमें बुद्धि की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीन प्याजे से आ गया ना, जीन प्याजे, कोलबर्ग, ये सब काफी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है।
तो रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने क्या किया, जानबूझ करके आउट कर दिया है ना। और जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं ना। तो इस तरह के तर्क बच्चे कब देते हैं? तो देखिए क्या है कि जैसे कि आपको ये स्टेजेस दिख रही है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, तो चारों ही स्टेज जीन पियाजे की थ्योरी से है। पहला स्टेज है ये आपका सेंसरी मोटर, सेकंड प्री ऑपरेशनल होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पे बच्चा क्या सोच रहा है कि जो रस्सी वाला गेम खेल रही थी और रस्सी ने उसको जानबूझकर आउट कर दिया। तो मतलब वो रस्सी में भी जीवन देख रही है और समझती है कि वो उसने मुझे आउट कर दिया ना। तो जहाँ पे बच्चे में जीववाद, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनिमिज्म, यानी कि कह सकते हैं जीववाद। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम जीववाद कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है बच्चे में सेकंड स्टेज में देखने को मिलती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जहाँ पे बच्चा 2 से 7 साल का होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और जो पहली स्टेज है संवेदी चालक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जहाँ पे बच्चे अपने सेंसेस के थ्रू सीखना शुरू करते हैं। यहाँ पे 0 से 2 साल, यानी कि जन्म से 2 साल यहाँ पे एज हो जाती है। तीसरी स्टेज यहाँ पे 7 से 11-12 साल का हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे 12 से अपर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों स्टेजेस हैं जिन्हें हम डिटेल डिस्कस भी करेंगे जब हम थ्योरी की क्लासेस शुरू करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि अभी हमने बात ही किया था समीपस्थ सिद्धांत के बारे में, प्रॉक्सिमोडिस्टल के बारे में। ठीक है, तो समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शाश्वावस्था, यानी कि जो इन्फेंस होता है ना, बच्चा, छोटा बच्चा है, तो समीपस्थ विकास क्या कहता है भाई? यही कहता है कि बच्चे का जो पहले क्या होगा, पहले अंगों का विकास होता है, पहले लाइक पहले बॉडी का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो अंगों की तरफ बढ़ता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी अगर आप देखते हैं ना, तो अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। पहले उनकी पूरी बॉडी का, जैसे कि मैंने बताया कि बैकबोन डेवलप होती है ना, पहले जो भी बड़ी चीजें हैं बॉडी में उनका विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसके हाथ पैर इन सभी का विकास शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी बेहतर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना, अगेन देखिए आप, एक कथन और रीजन का क्वेश्चन आ गया ना। शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, यानी कि बिल्कुल अगर बच्चे शुरुआत में क्लास फर्स्ट में जो उन्होंने सीखा होता है वो उन्हें क्लास सेकंड में हेल्प करती है, जो क्लास सेकंड में सीखते हैं वो जाकर के क्लास थर्ड में उन्हें हेल्पफुल होता है। तो पूर्व ज्ञान बिल्कुल हर एक एक लिंक बनता हुआ चला जाता है ना बच्चे का, कि जो बच्चे शुरू से सीख रहे होते हैं वो नेक्स्ट क्लास में उनके लिए हेल्पफुल रहता है। तो ऑप्शन आपका वो अभिकथन असर्शन सही है। रीजन देखते हैं अभी। पैटर्न ढूंढना और पूर्व ज्ञान के आधार के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ठीक है, एक सेकेंड जरा होल्ड करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर, यहाँ पढ़ते हैं ना। कारण की बात करते हैं, तो पैटर्न ढूंढना पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थी को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। तो बिल्कुल है, अगर आप बच्चे का एक पैटर्न ढूंढते हुए चले जाते हैं, उनके पूर्व ज्ञान के साथ जुड़ाव करते हैं, यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले आप उनको पिछली क्लास रिकॉल कराते हैं ना, तो वो चीजें क्या करते हैं, बेहतर कंस्ट्रक्ट कर पाते हैं, उस चीज पे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आप लोग सही कर लीजिएगा। दिस इज बी, सी एंड डी। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखिए, ये आ गया आपका रीजन असर्शन से। अभी कथन क्या कहता है कि बच्चे के द्वारा या फिर बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। देखिए इस यूनिवर्स में जितने भी
लोग हैं, बच्चे हैं, भाई हर एक बच्चा अलग-अलग कल्चर से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? तो वो अपने कल्चर की चीज़ों को सीखता है और उनका विकास, ठीक है, अपनी तरीके से होता है, अपने कल्चर के तरीके से होता है। तो थोड़ा बहुत देखिए पैटर्न जो होते हैं ना डेवलपमेंट के, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सेम हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स में ही अगर हम कह दें कि वो एक ही तरीके से विकास हो रहा है बच्चों का ना, प्रॉपर एक ही पैरामीटर है, तो वो कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अभिकथन तो हमारा सही है। रीजन क्या कहते हैं कि बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, यानी कि बच्चों का जो विकास है वो डेवलप यूनिवर्सल है, तो ऐसा कहना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल सेम पैटर्न पे होती हैं, बट सब कुछ नहीं होता है ना। अब अमेरिका वाला बच्चा शुरुआत से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है ना प्रॉपर बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वो उस एटमॉस्फेयर में है। और जो यहाँ इंडिया में है, तो वो जिस भी लैंग्वेज के आसपास उसके बोली जा रही होगी, वो उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हैं ना। तो ये विकास, जैसे कि पहला ही ऑप्शन बता दिया गया कि संस्कृति में अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं, तो उनका विकास भी कुछ उसी तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे रीजन तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रीजन फॉल्स है और आपका ए यानी कि असर्शन ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन हम फर्स्ट के साथ चल सकते हैं। ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे अभिकथन, देखिए अगेन अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया ना। देखिए लॉरेंस कोल्बो के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे जो है कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं और इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है। नम्य यानी कि उनको चेंज किया जा सकता है और बदले भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभिकथन तो बिल्कुल सही है। जब बच्चे भाई उन्होंने कोई शैतानी करी तो उन्हें पिटाई पड़ गई, ठीक है, डांट पड़ गया, तो वो समझ गए कि ये काम भाई हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, और कोई काम उन्होंने किया और उसके लिए उनकी तारीफ हो गई, तो वो अच्छा बुरा कैसे समझते हैं जब उनको उसका रिजल्ट मिलता है। ठीक है, इस बेसिस पे। और नेक्स्ट क्या है, रीजन क्या दे रहे हैं कि लॉरेंस कोल्बो का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात है। अब प्रॉपर इन्होंने स्टेजेस में लेवल की बात करते हैं, तो 3 लेवल है और स्टेजेस 6 है, यानी कि जितने भी लेवल है तीनों ही लेवल को दो दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस स्टेज में बच्चा क्या चीजें सीखता है। सो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हम चलेंगे ऑप्शन सी की तरफ और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। भाई समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में सही क्या नहीं है, हम ये देखते हैं ना। और पहले समझ लेते हैं कि समावेशी शिक्षा होती क्या है ना। मान लीजिए ये एक क्लास रूम है और इसमें आपको समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि हर तरह का बच्चा देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा बच्चा जो फिजिकली मेंटली हर तरह से बिल्कुल फिट है ना, परफेक्ट है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा इस क्लास में ऐसा भी दिख जाए ना, जिसे फिजिकली हो सकता है कोई दिक्कत हो, ठीक है, व्हील चेयर पे वो आ रहा हो क्लास में, तो आप ऐसे बच्चे को मना नहीं कर सकते, आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हें और ऐसी ही कक्षा को हम समावेशी इंक्लूसिव क्लासरूम कहते हैं, जहाँ पे हर तरह का बच्चा आपको देखने को मिल सकता है। मतलब एक लिमिट से ज्यादा अगर हो गया तो फिर उन्हें अलग स्कूल की जरूरत होती है, फिर वहां पे नीड हो जाएगी उनकी। बट अगर लिमिटेड है चीजें, तो आप बच्चों को एक साथ रख करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन की तरफ। एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। बिल्कुल सही बात है, हमें नहीं ढूंढना है भाई, नहीं पे फोकस करेंगे। निश्चित पाठ्यचर्या और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। बिल्कुल नहीं भाई, जब हमें पता है कि एक क्लासरूम में एक बच्चा इतना अच्छा है कि उसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है वो, तो दूसरा बच्चा ऐसा है जो थोड़े फिजिकली वीक है, मेंटली हल्का सा वीक है ना, तो वहां पे आपको अपने करिकुलम को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है। ठीक है, तो वहां पे चीजें आपको थोड़ा सा लाइक सॉफ्ट करके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बेहतर नहीं होना चाहिए। खैर ये तो सही हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, निश्चित पाठ्यक्रम बोला गया ना, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही नहीं, तो बिल्कुल ये कहना गलत हो जाएगा ना। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप एक निश्चित पाठ्यक्रम लेकर के चलेंगे, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड इवेल्युएशन बना करके चलेंगे। भाई जहाँ पे जिस बच्चे से आप बात करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होने की जरूरत होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड बेहतर हो जाएगा, फिर आगे चलने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जब ऑप्शन हमारा भाई सेकंड मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए, ले वाइगोत्स्की भी आ गए ना। ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए जब भी वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो इनकी थ्योरी 3 शब्द हैं और उन्हीं के आसपास घूमती रहती है ना, जिसे हम SCL कहते हैं। SCL यानी कि सोशल की बात करेंगे। ठीक है,
सोशल यानी कि समाज, और कल्चर हमारी संस्कृति, और लैंग्वेज भाषा। यानी कि जब भी समाज, कल्चर, लैंग्वेज इनकी बात होगी तो आपको तुरंत भाई लेवी गोत्स्की की तरफ जाना है, ठीक है। सो ये तीनों चीजें होगी, और साथ में इन्होंने जैसे स्वनियमन के लिए क्या बताया है, तो भाई बच्चे जो है, बच्चे कुछ उनका एक बातचीत करने का तरीका है, जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो खुद से बातचीत करते हैं, इनर स्पीच जिसे कहा जाता है। सेल्फ रेगुलेशन के लिए बच्चे क्या करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, है ना, और अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा लास्ट बेहतर हो जाएगा। कमेंट में आप ये बताएंगे कि अगर जीन प्याजे ने सेल्फ रेगुलेशन के लिए इनर स्पीच शब्द का इस्तेमाल किया है, तो भाई जीन प्याजे ने कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है ना। जीन प्याजे भी सेम चीज के लिए एक उन्होंने वर्ड दे रखा है ना, क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता ऐसी है जो मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रकार बताए थे, ये सेकेंड स्टेज होती है और ये थर्ड स्टेज होती है ना। तो इनके बीच में जो एक ब्रिज का काम कर रहा है ना, कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में तो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही वो मूर्त संक्रियात्मक में पहुंचता है वो प्रॉपर्टी उसके अंदर आ जाती, सॉरी। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं। सो पहला बोल रहे हैं कि परिकल्पित तार्किकता या फिर हाइपोथेटिकल रीजनिंग, तो ये तो भैया फोर्थ स्टेज में आती है, लास्ट में। तो यहाँ पे सेकंड और थर्ड का कोई जिक्र ही नहीं है। ये फर्स्ट स्टेज में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में फर्स्ट स्टेज में आ जाता है। ये भी फर्स्ट स्टेज में ही बच्चा सीखता है, ठीक है। बचता है हमारे पास एक ऑप्शन, दैट इज विकेंद्र। डिसेंटरिंग क्या होता है ना, डिसेंटरिंग समझ लेते हैं। देखिए जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है ना, तब वो कंफ्यूज रहता है इस चीज को लेकर के, लाइक वॉल्यूम को वो प्रॉपर समझ नहीं सकता है ना, कि आयतन क्या है। मान लीजिए आपने उसके पास एक चौड़ी सी ग्लास रख दी है बच्चे के पास में, ठीक है, और एक लंबी सी ग्लास रख दी आपने, ठीक है। एक उनका वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों का सेम है, बस एक चौड़ी है और एक लंबी है, ठीक है। अगर आपने मिल्क दिया है बच्चों को या फिर कुछ भी दिया है, तो अगर आप पूर्व संक्रियात्मक स्टेज में जो बच्चे हैं यानी कि 2 से 7 साल में, आप उनसे कहेंगे भाई ये ग्लास ले लो, तो वो जल्दी से बड़ी वाली ग्लास उठा लेंगे, ठीक है, और छोटी वाली छोड़ देंगे, जबकि क्वांटिटी दोनों में सेम है ना, तो ये चीज डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को सेंट्रेशन कहते हैं, केंद्रण कहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में पहुंचता है ना, वो समझने लग जाएगा कि भाई ये बस चौड़ी है और ये लंबी है ना, क्वांटिटी सेम ही है, तो वो किसी भी ग्लास को उठा लेता है ना। तो ये डिफरेंस होता है, और डिसेंट्रेशन का मतलब समझ गए होंगे आप। मूव करेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करते हैं, ठीक है। यानी कि जो बच्चे हैं उनमें क्रिटिकल थिंकिंग है, ये आप कैसे समझ पाएंगे ना। तो पहला कह रहा है कि भाई देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है। अब आपने कोई पकी पकाई चीज दे दी है और बच्चे से आप पूछ रहे हैं, तो वो तो भाई बता ही देगा, फिर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ पे हुई ना। तो क्रिटिकल थिंकिंग वो होगी जहां पे बच्चा अपने शब्दों का इस्तेमाल करेगा, अपनी थिंकिंग उसमें कुछ ना कुछ ऐड ऑन करेगा और खुद से आपको चीजें बताएगा, ठीक है। तो वहां पे कुछ क्रिटिकल आप कह सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि वे प्रश्न जो पाठ को मान्य करने वाले उदाहरणों के लिए पूछे, बिल्कुल नहीं। भाई यहाँ पे बच्चे ने अपनी बुद्धि का क्या इस्तेमाल किया ना, किसी पाठ का सारांश मांगते हैं, तो भाई आपने पाठ पढ़ा दिया फिर आप सारांश मांग रहे हैं, तो बच्चा अपने आप बता देगा फिर जो आपने जो पढ़ाया होगा क्लास में ना, तो यहाँ पे भी नहीं होगा। या फिर वे प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा के लिए पूछे जाते हैं, बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। लास्ट ऑप्शन बचता है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय को पूछते हैं, जो बच्चे की पर्सनल जो भी ओपिनियन है, अगर आप किसी टॉपिक पे उससे आप पूछते हैं तो वो अपने विचार बताएगा, अगर वो जानता होगा तो, ठीक है। अगर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजें हैं तो ऑप्शन यहाँ पे लास्ट बेहतर हो जाएगा। मूव करेंगे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ना, और इसके बाद फिर जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे। अब तो हमें जैसे कि मैंने बताया है कि हम वीक में 3 डेज आपकी प्रैक्टिस करेंगे और 3 डेज हमारा कंटेंट चलेगा ना, दोनों चीजें ही लेकर साथ में चलेंगे बैलेंस बना करके। सो लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और संवेगों के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। देखिए अगर हम संज्ञान और संवेग की बात करते हैं ना, संज्ञान यानी कि कॉग्निशन, संवेग यानी कि इमोशंस, तो भाई दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना।
अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं होते हैं, आपका इमोशंस अभी डिस्टर्ब्ड है इमोशनली, तो आपका संज्ञान, आपकी कॉग्निशन, आपकी बुद्धि भी उस तरीके से बेहतर काम नहीं कर पाएगी जितना अच्छा आप पहले कर पा रहे थे जब आप इमोशनली स्टेबल थे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, यानी कि दोनों ही एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करेंगे। ठीक है, संज्ञान संवेग को प्रभावित करता है, लेकिन विपरीत सत्य नहीं है तो गलत है। यहाँ भी इन्होंने कह दिया सत्य नहीं है, दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, बिल्कुल नहीं, डिपेंड करती हैं। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है लास्ट, संवेग और संज्ञान आपस में एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं भाई। ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन आपका परफेक्ट। सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास में हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ्स के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से ना, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी। सो आज आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और नेक्स्ट से हम एक टॉपिक लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।